नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। यह फिलर फोरम मंच हमारा समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है साथियों एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के विभिन्न विषयों की। सभी प्रमुख विषयों की हम तैयारी करवाते हैं साथियों। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की ही फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और वीडियो के माध्यम से हम तैयारी करवाते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। फिलर फोरम का हमारा ऐप आता है, प्ले स्टोर में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे। इनका भी लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं पवन कुमार हिस्ट्री का एजुकेटर हूं साथियों, और ना केवल एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए ही, बल्कि आप यहां पर केवीएस, डीएसएसबी, जीआईसी, सेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, और इतिहास विषय से जुड़े सभी लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको अवश्य मार्गदर्शन करेंगे साथियों। तो हमारे जैसा कि कुछ स्टूडेंट पुराने हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इतिहास के स्रोत और पाषाण काल, और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने साथियों डिस्कस किया था इसके बारे में, सैंधव सभ्यता का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ तक था, कौन कौन से प्रमुख स्थल थे उसके, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे सैंधव सभ्यता से क्या क्या पाया गया है, कौन कौन से प्रमुख स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली है, किस किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यहीं से ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं साथियों, यहीं से ही क्वेश्चन बदल बदल के ऊपर नीचे करके उनमें आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। ताबूत साथियों, ताबूत का साक्ष्य मिला है, कैफन का साक्ष्य मिला है हड़प्पा और राखी गढ़ी से, ठीक है। सींग वाले देवता का अंकन मिला है कोटदीजी, पादरी, रहमान डेरी और कालीबंगा। ये कालीबंगा साथियों राजस्थान में है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्ठे, आपने साथियों ईंट बनाने के भट्ठे देखे होंगे जहाँ पर ईंट पकाई जाती है। एक बड़ी चिमनी होती है, उसके नीचे चारों तरफ जगह होती है, उसमें ईंट भर दी जाती है, पकाई जाती है, चिमनी में से धुआं निकलता है। ऐसे ही यहाँ से साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के, जैसे कुम्हार आज भी पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन बना करके उनको पकाते हैं। एक तो 2 प्रकार होते हैं इसमें, एक तो आवा होता है जो कि बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें बर्तन रख करके उसमें पकाते हैं ईंधन से, और एक भट्टी होती है साथियों, भट्टी में रख करके बर्तन और नीचे से आग जला करके पकाए जाते हैं। तो यहाँ से मिट्टी के आवे के भट्टे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो और नौशारो। ये 4 प्रमुख स्थल हैं जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बर्तन बनाने के भट्ठों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। गैंडे की हड्डियाँ मिली है आमरी से, मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक ही स्थल ऐसा जहाँ से गैंडे की हड्डियाँ मिली है, ठीक है। चित्रांकन, गैंडे की चित्रकारी मिली है, गैंडे का चित्र मिला है मिट्टी के बर्तनों पर छपा हुआ। मुहर पर, शोरतुगाई में मुहर पर गैंडे का चित्रांकन मिला है, शोरतुगाई से मुहर मिली है ऐसी, ठीक है। सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़ों के साक्ष्य देखिए साथियों, सूती कपड़े का साक्ष्य हमारे यहाँ पर सदियों से है, मतलब सालों, हजारों सालों से कपड़े बुनते थे, क्या बोलते हैं, आपकी कपास उगाई जाती थी, कपास से कपड़े बनाए जाते थे, उनको पहना जाता था। यूरोपियन कल्चर बाद में जो आज हमें सिखाते हैं कि सब तुम तो पिछड़े हुए हो, तुम तो गिरे हुए हो, हिंदुस्तानियों के बारे में, इंडियंस के बारे में ये कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हमारे पुरखों ने बहुत पहले इन्वेंशन किया था इन चीज़ों का, सदियों पहले है, सैकड़ों हजारों साल पहले से वहाँ से प्रूफ मिले हैं, अब आप कह सकते हो इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो क्या मिला है? सूती कपड़ों के प्रूफ मिले हैं। देखिए सर, 2 चीज़ें हैं, सूती कपड़ा और कपास। कपास का क्या बोलते हैं, हमें सबसे प्राचीन संदर्भ मिलता है, साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ का अगर हम कार्बन डेटिंग के हिसाब से क्या बोलते हैं काल निर्धारण किया जाए तो लगभग 7000 BC तक चला जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है साथियों जहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, तीनों ही काल के साक्ष्य मिले हैं, तीनों ही कालों के साक्ष्य मिलते हैं। और सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आलमगीरपुर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों ही साथियों आज आधुनिक पाकिस्तान में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
आरेदार पहिए के साक्ष्य, आरेदार पहिया जैसे एक राउंड पहिया होता है साथियों, ठीक है, उसके बीच में सेंटर में पुल ये होती है और इसके बीच में 3 या 4 आरे होते हैं, समझ रहे ना, जैसे कि साइकिल का या बाइक का पहिया होता है, उसके बीच में साइकिल में ताड़ियाँ होती हैं पतली पतली, लेकिन बाइक का जो है आजकल अलाई व्हील आ गए हैं, बाइक में 3 या 4 या 2 किसी में अलाई व्हील के वो होते, तो उनको आरे बोल दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, आरेदारी। मिट्टी का पहिया था, मिण पहिया या मिट्टी का से बना हुआ पहिया, आरेदार पहिया मिला है कहाँ से, बनावली, राखीगढ़ी, बेडाना, बनावली, राखीगढ़ी और बेडाना तीनों ही था, तो हरियाणा स्टेट में पड़ते हैं, हरियाणा में पड़ते हैं तीनों ही ये स्थल जो हैं, ठीक है। और इनका सामंजस्य मिलता है साथियों शतपथ ब्राह्मण में और शूल सूत्र में, शूल सूत्र में और शतपथ ब्राह्मण में ऐसे ही पहियों का जिक्र आता है जैसे पहिए इन यहाँ से मिले हैं आरेदार पहियों, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आरेदार पहियों का जो साक्ष्य, जो पहिए जो आरेदार पहिए जो मिले उनका साक्ष्य साहित्यिक रूप से कहाँ मिलता है, ठीक है, साहित्यिक रूप से शतपथ ब्राह्मण और शुल्ब सूत्र में मिलता है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण की वस्तुएं, सोने की वस्तुएं और सोने के आभूषण, सोने की ज्वेलरी कहाँ कहाँ से मिली है, आल्हादीनो, मोहनजोदड़ो और कुणाल, ये 3 प्रमुख स्थल हैं जहाँ से सोने की ज्वेलरी और सोने की चीज़ें मिली हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है। कालीबंगा और शोरतुगई, भारतीय संदर्भ की बात करें तो कालीबंगा, और ऑल ओवर दक्षिण एशिया, पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो शोरतुगई, क्योंकि साथियों शोरतुगई जो है आधुनिक अफगानिस्तान में है ये, ठीक है। और ओनली भारत के अंदर कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, काले रंग की चूड़ियाँ का शाब्दिक अर्थ बनता है। मिट्टी के हल, मिट्टी के हल के नमूने साथियों, टेराकोटा के हल भी बोल दिया जाता है, मिट्टी के हल बनाकर उनको पका दिया जाता है, तो टेराकोटा के हल भी बोल देते हैं, मिट्टी के हल भी बोल देते हैं। तो कहाँ से, बनावली और बहावलपुर, बनावली और बहावलपुर से ये इनके साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने की कार्यशाला, बीड्स फैक्ट्री, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था साथियों कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिनमें मनके का एक 2019 में एनटी ने क्वेश्चन पूछा था कि मन के बनाने की कार्यशाला कहाँ है, 4 ऑप्शन थे, 2 मेन ऑप्शन थे, लोथल और चन्हूदड़ो, तो हालांकि दोनों ही ठीक थे, लेकिन जब एनटीए ने रिजल्ट जारी किया तो उसमें चन्हूदड़ो को माना गया था, एनटीए ने चन्हूदड़ो को माना था। लेकिन साथियों उसने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कराई थी, क्लेम किया था कि लोथल के भी साक्ष्य दिए थे, प्रूफ दिए थे कि कुछ किताबों में लोथल दे रखा है, कुछ किताबों में चन्हूदड़ो और कुछ किताबों में दोनों को ही दे रखा था। तो एनटीए ने वो क्वेश्चन साथियों हटाना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था, और उस एक क्वेश्चन नंबर सभी स्टूडेंट्स को देने पड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मन का बनाने की कार्यशाला चन्हूदड़ो, लोथल और बगसरा यहाँ से मिले हैं। बेलनाकाल ड्रिल के साक्ष्य, ड्रिल जो मन के बनाने के लिए साथियों छेद करने के जो काम आते थे ड्रिल, उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, ये 4 प्रमुख स्थल है जहाँ से बेलनाकाल ड्रिल के साक्ष्य मिले हैं जो मन के बनाने के काम आते थे, मन के में छेद करने के लिए, ठीक है। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और पिराक, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य कालीबंगा और पिराक से मिलते हैं हमें, ठीक है। इसी प्रकार से आगे युगल शवाधान, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ का जैसे कह सकते हैं आपको, एक साथ दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, लोथल, कालीबंगा, ये 2 प्रमुख साइट है। लेकिन साथियों अभी हाल ही में कुछ साल पहले जो नई रिसर्च आई है, नए उत्खनन हुए हैं, नई शोध हुए हैं, उनके अनुसार अभी राखीगढ़ी में भी पाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि युगल शवाधान का आधुनिकतम जो है स्थल कौन सा है, तो आधुनिकतम स्थल जो है राखीगढ़ी है। नॉर्मल पूछा जाए युगल शवाधान कहाँ है, कहाँ से पाए गए हैं, तो लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी तीनों से ही पाए जाएंगे। लेकिन अगर आधुनिकतम पूछा जाए तो राखीगढ़ी आएगा। ध्यान दीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक एक शब्द से ही क्वेश्चन बदल जाता है, वहीं से ही आप धोखा मत खा जाओगे, धोखा मत खा जाना, ठीक है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य, आगे चलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले साथियों, कालीबंगा, लोथल, संगोल, बनावली, आमरी और नागेश्वर, ये प्रमुख स्थल है जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं हमें। देखिए साथियों, अग्निकुंड, अग्निवेदियाँ और अग्निकांड तीनों का एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
अग्निकुंड का हो गया, कालीबंगा, लोथल, संगोल, बनावली, आमरी और नागेश्वर। ठीक है, अग्निवेदियाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। अग्निवेदियाँ, अग्नि की जहाँ पूजा होती थी, यज्ञ वेदियाँ बोल देते हैं अग्निवेदियाँ या यज्ञ वेदियाँ, जहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर अग्निवेदियों की प्राप्ति हुई है हमें। अग्निकांड कहाँ हुआ, यानी कि आग कौन से शहर जिनमें आग लग गई थी, तो कौन सी है, कोटदीजी, गुमला, आमरी और नौशारो। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है जहाँ पर अग्निकांड के साक्ष्य मिले, मतलब आग लग गई थी अचानक से। कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जिनसे कि पूरे शहर में या पूरे स्थान में आग लग गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने साथियों इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, कहाँ से क्या क्या मिला है। अभी नेक्स्ट हमारा है सैंधव सभ्यता की प्रजातियाँ, यानी कि इट मीन्स सैंधव सभ्यता के अंदर जो लोग जो रहते थे वो कौन कौन सी नस्ल के थे, कौन कौन सी प्रजातियों के रूप में उन्हें चिन्हित किया गया है विद्वानों ने, इतिहासकारों ने। तो 4 प्रमुख प्रजातियां यहाँ से मिली है साथियों, 4 प्रकार की प्रमुख प्रजातियां यहाँ से मिली है, उनके अवशेष मिले हैं कौन कौन से। नंबर 1 पे है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जिसको कि काकेशियन भी बोल दिया जाता है। नंबर 2 पे आता है मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय भी बोल दिया जाता है इसको साथियों। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसको द्रविड़ प्रजाति, आधुनिक द्रविड़ प्रजाति से के समान रखा गया है। हमारे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नीचे जो स्थल पड़ते हैं, आधुनिक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और वारंगल कह रहा हूँ, तेलंगाना के नीचे, तेलंगाना से नीचे, और कुछ आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है, इसी से यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सम्मिलित रूप से द्रविड़ प्रजातियाँ बोल दिया जाता है, जिनकी सामंजस्य मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय से लगाई गई है। ठीक है, तो वहाँ पर 4 प्रमुख भाषाई समूह रहते हैं साथियों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं दक्षिण भारत के अंदर। तो दक्षिण भारत के अंदर तो उन्हीं को ही द्रविड़ बोल दिया जाता है, द्रविड़। तो द्रविड़ की सामंजस्य मेडिटेरियन लोगों से लगाया गया है, भूमध्य सागरीय लोगों से लगाया गया, हड़प्पा कालीन। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मंगोलायड, यानी कि मंगोलियन लोग। तो जो पुजारी की जो मूर्ति मिली है ना साथियों, पुजारी की दाढ़ी वाला जो एक पुजारी होगा, आपने देखा भी होगा चित्र में। ठीक है, पुजारी वाला जो दाढ़ी वाला पुजारी की जो मूर्ति मिली है, उसका फेस जो है, उसका जो अनुमान लगाया गया है, वो लगाया गया है मंगोलायड से, कि वो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित थे। ठीक है, पुजारी की मूर्ति जो मिली है वो मंगोलायड या मंगोलियन प्रजाति से संबंधित थे। नंबर 4 पे आता है अल्पाइन। ठीक है, तो ये 4 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो जिनका कि सैंधव सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरियन, मंगोलायड और अल्पाइन। ठीक है, यहाँ तक हमारा साथियों अभी क्लियर हो गया है ये टॉपिक। अभी हम इससे आगे चल देखते हैं। तो साथियों अब जरा हम आगे चर्चा कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो प्रमुख स्थल सैंधव सभ्यता के फैक्ट्स हमने पढ़े थे। प्रमुख फैक्ट्स कौन कौन से, कहाँ से क्या क्या मेन जो मिला था। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक शहर के ऊपर, एक एक स्थानों के ऊपर बारी बारी चर्चा डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से। सबसे पहला हड़प्पा जो है साथियों 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी महोदय ने, उस समय जो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसका, उनके जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, उनके डायरेक्टर थे। तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी उस समय ASI के डायरेक्टर कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, उनके डायरेक्शन में यहाँ पर खुदाई हुई थी। सर दयाराम साहनी महोदय थे, इन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी। तो उसके अनुसार इनका जो प्राचीनतम सबसे लास्ट का जो टाइम पीरियड चला जाता है वो 3300 BC, यानी कि आज से लगभग 2022 ये जोड़ दीजिए और 3300 वो जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाता है 5322। सही हुआ ना। हाँ, 5322 लगभग 5000 सालों से ज़्यादा सभ्यता प्राचीन है ये। व्हीलर ने यहाँ पर साथियों, मार्टिमर व्हीलर जो हुए थे, उन्होंने 1946 में यहाँ पर खुदाई की थी। उन्होंने जो ऋग्वेद में जो एक शब्द आता है, एक सभ्यता का, एक शहर का नाम आता है हरियूपिया।
तो ऋग्वेद में जो हरियूपिया शब्द आता है उससे उन्होंने हड़प्पा को जोड़ा है कि ऋग्वेद में जो हरियूपिया जो शहर था, हरियूपिया जो सभ्यता थी वो आधुनिक हड़प्पा सभ्यता ही थी। किन्होंने जोड़ा? ये व्हीलर ने, हरियूपिया शब्द जो कि ऋग्वेद में जिसका भी जिक्र आता है। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से? 837 कब्रिस्तान, एक हड़प्पा जो शहर है उसके साथ में ही कब्रिस्तान मिला है जिसका नामकरण कर दिया गया 837। HR नामकरण की एक समाधि मिली है, एक समाधि स्थल भी मिला है साथियों ऐसे, जिसका कि नाम HR कर दिया, HR रखा गया है। 90 कंकाल मिले हैं यहाँ से, स्केल्टन्स मिले हैं, मानवों के हड्डियों के ढांचे मिले हैं। ठीक है, 57 कब्रें मिली हैं, 57 कब्रें मिली हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट फैक्टर साथियों, गठिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? हड़प्पा सभ्यता में गठिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं गठिया रोग। इन लोगों की सबसे ज़्यादा जो प्रमाण जो मिले हैं वो गठिया रोग के मिले हैं। जोड़ों का एक बीमारी होती है जो जिससे हमारी ज्वाइंट पेन काम करना में दिक्कत करते हैं, घुटनों का दर्द है, कोहनियों का दर्द, ये यहाँ से नीज का दर्द है, तो ये जो है गठिया रोग के साक्ष्य मिले। मातृदेवी की मूर्ति मिली है साथियों यहाँ पे। मातृप्रधान सभ्यता मानी गई है इसको। मातृदेवी की पूजा होती थी और मातृप्रधान सभ्यता थी। मतलब जैसे आधुनिक समय में हमारा पितृप्रधान समाज है, घर का मुखिया पिता होता है ज़्यादातर घरों में, लेकिन उस समय पर घर की मुखिया माता होती थी, क्योंकि साक्ष्य ऐसे मिले हैं। मातृदेवी की मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ, बजाय आदमियों के महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती। तो इससे इस विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मातृप्रधान समाज था। ठीक है, ताम्र दर्पण, तांबे का दर्पण मिला है, शीशा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। ठीक है, 16 ताम्र भट्टियाँ 16 तांबे की भट्टियाँ मिली हैं जो कि तांबा पिघलाने के काम आती थी साथियों। तांबा पिघला करके और उनसे चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि ताम्र दर्पण बनाया है तो उन्होंने भी तांबों के पिघला करके तांबे को शुद्ध करके कुछ और चीज़ें बनाई जाती रही होंगी। तांबे का ताबीज मिला है, ताम्र ताबीज, गले में जो लॉकेट पहनते हैं, तांबे का ताबीज मिला या बाजू में बांध लेते हैं कुछ लोग। तो ठीक है, फसलों का साक्ष्य क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, तिल, तरबूज, मटर, खजूर, चावल, बाजरा, ये इतनी सारी फसलें मिली हैं। देख लीजिए साथियों, क्या नहीं मिला? सब कुछ तो आ गया इसमें। धान का प्राचीन धान आ गया, बाजरा आ गया, आधुनिक जो खाते हैं लगभग काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिली है फसलों में। नंबर 2 पे हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है साथियों बहुत बड़ा नगर, क्या महानगर कह सकते हैं हम, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये महानगरों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 7 ऐसे महानगर बताए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना, आधुनिक पाकिस्तान का सिंध प्रांत के लरकाना जिले में आता है मोहनजोदड़ो। 1922 में, पहले 1921 में साथियों दयाराम साहनी महोदय ने खुदाई की थी हड़प्पा की। 1922 में राखलदास बनर्जी महोदय ने खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की। उस समय भी जो डायरेक्टर थे ASI के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल साहब ही थे, और 1923-24 में इसका प्रकाशन कर दिया था, पब्लिश कर दिया था इसका जो काम हुआ था वहाँ का। ठीक है, क्या क्या मिला है अब यहाँ से देख लेते हैं। मृतकों का टीला, इसका नाम है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मुअनजोदड़ो कहते हैं। मुअनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला है, डेड बॉडीज का टीला, जो जहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है वो बड़ा सा टीला बना दिया सिंधी भाषा में है। सिंध प्रांत में है तो वहाँ की भाषा जो है सिंधी भाषा है। तो मुअनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। ठीक है, क्या मिला है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों। कनिष्क का चैत्य मिला है। कनिष्क जो साथियों पहली शताब्दी में हुए थे, हैं 78 AD में जिनका राज्यारोहण माना गया है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कनिष्क के ही समय में हुई थी। बताते हैं विद्वान कुछ तो कि सम्राट अशोक के बाद जो सबसे बड़े बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजा हुए थे वो कनिष्क हुए थे। ठीक है, पेशावर आधुनिक पेशावर जो पाकिस्तान में है उसका नाम उस समय पुरुषपुर हुआ करता था। पुरुषपुर में उन्होंने चैत्य बनाया था, उस समय बहुत बड़ा चैत्य बनाया था। उसको वेनसांग और फाहियान दोनों ही उसको देखने का दावा करते हैं। जब ये हमारा चैप्टर आएगा तब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो एक और चैत्य बनाया था उन्होंने जो कि आधुनिक मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, कनिष्क का बनाया हुआ एक और चैत्य मिला है, इसलिए इसको स्तूपों का शहर भी बोल दिया जाता है। स्तूपों का शहर, चिता चैत्य होता है ना, चिता जो किसी की डेथ हो जाती है, चिता जला देते हैं, उसके ऊपर कब्र जैसे बना देते हैं। तो उसको बौद्ध धर्म में जो बनाते हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको चैत्य बोलते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल महोदय ने यहाँ पे 7 लेवल का स्तरों का पता लगाया है। जॉन मार्शल महोदय ने क्या लगाया है कि ये शहर जो है यहाँ पर 7 लेयर्स हुई थी इनकी,
7 लेयर्स मिली है वहाँ से। तो उस हिसाब से अनुमान लगाया है ये शहर कि ये शहर जो है 7 बार बसा और 7 बार ही उजड़ा। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण। पानी कम ज़्यादा हुआ, बाढ़ आ गई, नदियों ने अपना रास्ता बदला और बार बार उजड़ा फिर बसा, उजड़ा फिर बसा। कितने बार? 7 बार लगातार ऐसा हुआ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति। एक श्रृंगी पशु, कुछ पशुओं के 2 सींग होते हैं ज़्यादातर, लेकिन गैंडा जैसे कि 1 सींग है, कुछ गैंडे 2 सींग वाले भी होते हैं, आगे नोज पे होते हैं उनके, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक पशु होता था उस समय पर जिसको एक श्रृंगी बोलते थे, इंग्लिश में यूनिकॉर्न बोल देते हैं। उसके उस पशु के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। रजत की मोहर, चांदी की मोहर मिली है, चांदी की मोहर मिली है। बटखरा, बाट, जैसे हम आधुनिक तराजू और बाट होते हैं ना, सामान तोलने के लिए तराजू और बाट होते हैं। आजकल तो खैर डिजिटल कांटा चल गया, लेकिन पहले तराजू और बाट से तो तोला जाता था। तो वो सबसे बड़ा भारी बटखरा 10.90 ग्राम का मिला है, यानी कि लगभग 11 ग्राम, आधुनिक भाषा में बोले तो लगभग 11 ग्राम का बाट मिला है यहाँ से, ठीक है। प्राचीनतम वस्त्र निर्माण की फैक्ट्री, वस्त्र निर्माण के साक्ष्य, प्राचीनतम वस्त्र निर्माण के साक्ष्य, यानी कि कपड़े, सूत, कपास भी उगती थी, कपास से बुनाई होती थी और उन बुनाई कर कपास से बुनाई होती थी, धागे बनाए जाते थे या कह लीजिए सूत काता जाता था और उनसे कपड़े बुनाए जाते थे। कपड़े बुने हुए का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। मलेरिया के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, मलेरिया के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। मलेरिया के रोग, इन मोहनजोदड़ो में जो लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जिस बीमारी के साक्ष्य पाए गए हैं वो कौन सी है? मलेरिया। इससे पहले हड़प्पा में जो मिले थे गठिया रोग के और मोहनजोदड़ो में मलेरिया। तो ये मैच मेकिंग में क्वेश्चन बन सकता है साथियों, मैच मेकिंग में, समझ रहे हैं ना। रॉक फॉल्टिंग, रॉक फॉल्टिंग का वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम संदर्भ यहीं से मिलता है। रॉक फॉल्टिंग मतलब भूकंप के साक्ष्य, यानी जैसे कि मान लीजिए 2 प्लेटें होती हैं, चट्टानें होती हैं, तो जब भूकंप आता है तो टूट के ऊपर नीचे हो जाती हैं, समझ रहे ना, तो लेवल में डिफरेंस आ जाता है उनका। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो उनको उनसे अंदाजा लगाया गया है कि भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। सुमेरियन नाव का चित्र मिला है। उस समय की जो सभ्यता साथ साथ चल रही थी, सुमेरिया में, सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं, वहाँ के नाव का साक्ष्य मिलता है। रजत का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। शिलाजीत एक औषधि होती है, पहाड़ों में पाई जाती है, लंगूरों को बहुत प्रिय होती है, लंगूर बंदर बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको, ठीक है। ये नेपाल साइड में और हिमालय की तराई में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक जड़ी बूटी क्या, जैसे गोंद लगता है ना, तो पेड़ों के ऊपर गोंद लगता है, ऐसे ही पत्थरों के अंदर से कुछ ऐसी गतिविधि होती है जिससे कि वो मटेरियल बाहर आता है और ब्लैक कलर का होता है, चिपचिपा, गोंद के जैसा, उसे शिलाजीत बोलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है ये आयुर्वेद में। विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है जिसमें कि भंडारण के तौर पे भंडार भरते थे फसलों का, गेहूँ, जो चना वगैरह जो भी होता था उसमें, तो भंडार भर देते थे, अन्नागार बोलते थे। लेकिन वहाँ से साथियों अन्नागार तो इसको बोल देते हैं उसके स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार के कोई अनाज के दाने नहीं मिले, इसलिए कुछ लोग इसको अन्नागार, कुछ विद्वान इसे अन्नागार मानने से इनकार करते हैं। ये कहता है कि ये हॉल था, एक लोगों को बैठने के लिए हॉल था, लेकिन अभी मतभेद है दोनों में। विशाल अन्नागार का 60% मानते हैं लोग इसको, 40% लोग इसको हॉल मानते हैं, तो अभी तक अन्नागार ही हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो सभा भवन, ऑडिटोरियम बोले तो जहाँ पे सभा होती है, एक राजा बैठता है उसकी सभा होती है, बैठ करके एक जैसे आप पंचायत होती है, इस तरह का सभा भवन मिला है। वाटर प्रूफिंग के प्राचीनतम संदर्भ, टीवी ऐड में देखा होगा आपने, वाटर प्रूफिंग करा लो, पानी नहीं टपकेगा। तो उस समय भी देखिएगा पानी को टपकने से रोकने के लिए वाटर प्रूफिंग होती थी हड़प्पा के टाइम में, लगभग 2500 साल पहले, आज से लगभग बोले तो 5000 साल पहले, ठीक है। 2 बाघों से लड़ता हुआ व्यक्ति का चित्र मिला है। 2 बाघों से लड़ते हुए व्यक्ति का चित्र, जो कि सुमेरियाई एक महाकाव्य है, सुमेरियाई भाषा में, जैसे हमारे यहाँ पर ऋग्वेद हमारे प्राचीन संदर्भ वेद है, साहित्यिक प्रमाण है हमारे, इसी प्रकार सुमेरियाई सभ्यता में उनके भी अपने कुछ साहित्य हैं। उनके साहित्य में एक जिक्र आता है, कहानी आती है कि गिलगमेश नाम का एक व्यक्ति होता है, जो गिलगमेश महाकाव्य भी बोल देते हैं उसको। गिलगमेश जो 2 बाघों से लड़ता है, तो उसकी सामंजस्य इससे बैठाया गया है, 2 बाघों से लड़ता हुआ व्यक्ति का साक्ष्य मिला है, ठीक है। प्राचीनतम एक मोहर मिली है साथियों, यहाँ से एक ऐसी मोहर मिली है जिसके के ऊपर, जिसमें कि लगातार 7 लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, 7 लोग खड़े हुए हैं, तो उनसे अंदाजा लगाया गया कि सप्तऋषि का प्राचीनतम प्रमाण माना गया उसे। सप्तऋषि सप्तमातृका,
शब्द क्योंकि स्पष्ट नहीं है वो कि वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो धुंधली वो मोहर है, तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि सप्तऋषि हैं या सप्तमातृका का प्राचीनतम प्रमाण माना गया है उसको। ठीक है। कुएं 700 कुओं की प्राप्ति हुई है, लगभग 2000 मकान मिले हैं और उनमें मकानों से 700 कुएं मिले हैं। तो यानी कि लगभग जो है हर तीन मकानों के बीच में एक कुआं होता था, हर 3 मकान के बाद एक कुआं, हर 3 मकान के बाद एक कुआं, तो ऐसे करके 700 कुएं मिले हैं 2000 मकानों के बीच में। ठीक है, यहाँ तक का हमारा क्लियर हुआ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में कुछ और साक्ष्य ले लेते हैं साथियों। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा ये, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा चैप्टर, डीपली आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, बाकी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। क्वेरी हो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कांस्य की कुल्हाड़ी, कांसा ब्रॉन्ज कुल्हाड़ी मिली है, कांस्य की नर्तकी मिली है, हाथी का कपाल खंड मिला है, खोपड़ी का टुकड़ा, हाथी का खोपड़ी का टुकड़ा मिला है, एल आकार की इमारत मिली है साथियों, एक एल आकार की इमारत मिली जिसे विद्वानों ने होटल या धर्मशाला माना गया है कि यात्रियों को ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला हो सकती है। पशुपति की मुहर, पशुपति का प्राचीनतम संदर्भ साथियों मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति जिसका कि सामंजस्य विद्वानों ने आधुनिक शिव जी से लगाया है, शिव या शंकर बोल देते हैं, शिव जी भगवान। ठीक है, उनका प्राचीनतम संदर्भ पशुपति की मोहर मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। वृहद स्नानागार, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, हर बार क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, संभावना ज़्यादा होती है। इसके डिजाइन से लेकर के इसका आयताकार ये था, इसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, गहराई कितनी थी, ये आप देख लीजिए बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम सारी चीज़ के पॉइंट इतना डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है साथियों। इतनी वीडियो लंबी ना आप देख पाते हो, ना हम बना पाते हैं, ना लोग उसको उतना इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट के अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम, क्योंकि आप देखिए साथ छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे नहीं हो ना, आप मेच्योर हो, 20, 22, 24, 25 एवरेज आप लोगों की एज होगी, पीजी कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे, तो ये चीज़ें इजीली समझ सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली है। वृहद स्नानागार के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, इसका क्या इसके स्ट्रक्चर था, कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, नालियाँ कैसे निकाली गई थी, पास में एक कुआं था जहाँ से इसके अंदर पानी भरा जाता था, पानी को निकालने के लिए भी नालियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, कॉलेज मिले हैं साथियों, 78 यहाँ पे क्या मोहनजोदड़ो से 78 कॉलेज के कमरे मिले हैं। विद्यालय आज के संदर्भ में कॉलेज बोल देते हैं, उस संदर्भ में विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कह सकते हैं, उनके 78 कमरों के भी साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ जो पुजारी पूजा वगैरह करते थे धर्म से संबंधित, उनके कमरे भी मिले हैं इसी स्नानागार के पास में। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया जैसे आज आधुनिक हमारा नदियों के किनारे या किसी पवित्र दिन या पवित्र स्थान पे स्नान होता है, गंगा स्नान बोल देते हैं, कुंभ का स्नान तो खैर बहुत बड़ा हो जाता है, इसी प्रकार से वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का उनका स्थान रहा होगा जहाँ पर लोग आते होंगे और उस व्रत स्नानागार में स्नान करके अपनी पूजा पाठ या जो भी उनकी उस समय की परंपरा रही होगी उसके अनुसार वो करते रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने इन टॉपिक के ऊपर साथियों चर्चा की है, डिटेल में हमने चर्चा की है, आपको अच्छे से समझाया है। फिर भी कोई बात हो, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई कमेंट हो आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कार्य साथियों आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना सुझाव रख सकते हैं। आपके अमूल्य सुझाव सदा आमंत्रित होते हैं साथियों। इसमें कोई हेर फेर करना हो, कोई बदलाव करना हो, कोई इंप्रूवमेंट करनी हो तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं निसंकोच होकर के, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब क्योंकि मेच्योर आप हो, मेच्योर हम हैं, अब हम और आप मिलकर के इस क्लास को बहुत अच्छे पैटर्न से, हमारा प्लान साथियों समझने की कोशिश कीजिए। हमारा प्लान बहुत लंबा चलने का है। कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सब बीच में मत छोड़ जाना, कुछ भी हो जाए साथियों विश्वास बना के रखिए, हम बीच में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ और हो जाए, परमात्मा की कुछ और करनी हो जाए तो एक अलग बात है, जनरली हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से और साथियों देखिए ये सब चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी हमें सपोर्ट करिए। समझ रहे हैं साथियों, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है साथियों, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपके अंदर से ही ऐसी लगन और आपके दिलो दिमाग में अपने फ्यूचर के प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि आपका ब्राइट फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के हम एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास का साथियों हम यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी ने
अच्छे से समय दिया आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्टडी में लगे रहिए, ठीक है। कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, वो उनका काम है, हमारा काम है प्रॉपर तरीके से तैयारी करना अपना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।